नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 2 मानव इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाई मानी जाती है, जिसमें कि कई बड़े शहर तबाह हो गए। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन, जिसमें एस्टिमेटली 8 करोड़ लोगों की जान गई, जिसमें से 3 करोड़ सोल्जर्स और 5 करोड़ लोग सिविलियंस थे। तो आइए समझते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 1919 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। अगर प्रैक्टिकली देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने से ही हुई थी, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो एक फेमस ट्रीटी साइन की गई थी, जिस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साय। और उस ट्रीटी में एक इंपॉर्टेंट बात थी, आर्टिकल 231, और उसमें लिखा गया था कि जितना भी नुकसान वर्ल्ड वॉर 1 में विश्व को झेलना पड़ा है, उसकी सारी जिम्मेदारी जर्मनी की है, क्योंकि जर्मनी की गलती की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले वर्ल्ड वॉर 1 वाले वीडियो में बताया था कि जब ऑस्ट्रो हंगेरिया के राजा सर्बिया और बोस्निया देश को ऑक्यूपाई करते हैं, तो जर्मनी ही एक ऐसा देश होता है जो कि उनकी मदद करता है, और जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, और बाकी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साय साइन की गई थी, उसमें कहा गया था कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी सारे की भरपाई जर्मनी करेगा। ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी पर $33 बिलियन का फाइन लगाया गया था, जो कि इतना बड़ा अमाउंट था। उसे चुकाने में जर्मनी को लगभग 100 साल लग गए, जिसका लास्ट पेमेंट जर्मनी द्वारा 2010 में किया गया था, और जिसका पहला पेमेंट जर्मनी द्वारा 1921 में किया गया था। जिसके बाद जर्मनी में एकदम इकोनॉमी डाउनफॉल आता है और बेरोजगारी और भुखमरी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। और इस सब के बाद जर्मनी में एक नया चेहरा सामने आता है, अडोल्फ हिटलर। 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करना चाहती है। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल रहता है, लेकिन इसके बाद हिटलर जो है जर्मनी में और ज्यादा फेमस हो जाता है, और वो कहता है कि जर्मनी की जो इतनी बुरी हालत है वो इन एंटी नेशनल एलिमेंट की वजह से है। उसका कहना था कि जो जर्मन लोगों के अलावा जो जर्मनी में रह रहे थे, उनकी वजह से जर्मनी की ये हालत हुई है। देश के ऐसे हालातों में जनता को बहकाना बहुत ही आसान था, और 10 सालों तक हिटलर बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाता है। साल 1929 में जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें लोग भूखे मर रहे होते हैं। जर्मनी की हालत बद से बदतर हो चुकी होती है, और 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर देता है, और जर्मनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने की ओर आगे बढ़ता है। वो चाहता है कि वो जो देश बना रहा है वो रेस प्योर हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ही धर्म के लोग रहते हों, और वो चाहता था कि केवल जर्मनी में आर्यन रेस के ही लोग रहने चाहिए। उसके द्वारा जर्मनी में जूज और स्लाविक लोगों को बाहर निकाला जाता है, और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, ये जो जर्मनी की हालत है वो सब तुम्हारी वजह से हो रही है। ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाकर उन लोगों को परेशान किया जाता है, और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। हिटलर एक थ्योरी बनाता है, जिसमें वो कहता है कि जो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वो भी सब इन्हीं की वजह से हुआ था। मतलब एक तरीके से वह लोगों के ब्रेन वॉश कर रहा था कि जो भी आज कुछ हो रहा है वो सब इन जूस और स्लाविक लोगों की वजह से हो रहा है, इसलिए इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। साल 1935 में बाकी देशों को पता लगता है कि जर्मनी के पास खुद की एयरफोर्स भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी भी देश के पास उसकी एयरफोर्स होना तो कंपलसरी बात है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साय में लिखा गया था कि जर्मनी के पास ना कोई अपनी एयरफोर्स होगी, ना अपनी नेवी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यह बात थोड़ी सी बुरी लगती है। वो कहते हैं कि हम जर्मनी से इतना पैसा वसूल रहे हैं और उसके पास अपनी एयरफोर्स भी नहीं हो सकती और नेवी भी नहीं हो सकती, तो ये थोड़ा सा गलत है। इसके चलते जून 1935 में ब्रिटेन एक एग्रीमेंट साइन करता है, एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट, जिसमें कि जर्मनी को हक दिया जाता है कि वो अपनी नेवी रख सकता है, और उसके द्वारा नेवी को ऑपरेट भी किया जा सकता है। और जर्मनी की इस बढ़ती मिलिट्री पावर को देखते हुए फ्रांस सतर्क हो जाता है, और वह अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर 450 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाने लगता है, जिसे द मैग्नॉट लाइन कहा जाता है, जिससे कि जर्मनी फ्रांस पर हमला न कर पाए, क्योंकि हिटलर के स्वभाव से सभी वाकिफ थे कि वह किस प्रकार का आदमी है। उसने उस समय तक खुद को वैसे भी तानाशाह घोषित कर लिया था और उसका स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। 1938 में हिटलर ऑस्ट्रिया की ओर देखता है, ऑस्ट्रिया को इन्वेड करने की कोशिश करता है। वह चाहता था कि सारे जर्मन स्पीकिंग लोग
एक ही देश में रहें। उसका केवल एक ही मकसद नहीं था कि वह अपने देश को बड़ा करे, उसका ये भी मकसद था कि दूसरे देश के रिसोर्सों को यूज करके अपने देश को मजबूत बनाया जाए। फरवरी 1938 में वह ऑस्ट्रिया के चांसलर कर्ट सोसोसिंग से मिलता है और एक एग्रीमेंट जबरदस्ती साइन कराता है और वह ऑस्ट्रिया में प्रो नाजी लोगों को सरकार में जगह देता है और जो पुराने ऑफिसर थे उनको बदलता है। कभी ऑस्ट्रिया के चांसलर जो होते हैं वो अपने ऑस्ट्रिया के लोगों से पूछते हैं कि ऑस्ट्रिया एक आजाद देश बनकर रहना चाहता है या जर्मनी के साथ मिलकर रहना चाहता है, तो वो इस चीज के लिए वोटिंग कराते हैं। लेकिन इस चीज को जब हिटलर सुनता है तो हिटलर अपनी सेना को लेकर ऑस्ट्रिया की ओर चल पड़ता है। झूठी अफवाह फैलाता है कि ऑस्ट्रिया में वाद विवाद होने लग रहे हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रिया के चांसलर ने हमें आर्मी लेकर अपने यहाँ बुलाया है। हिटलर अपनी आर्मी को लेकर वियना शहर से ऑस्ट्रिया में प्रवेश करता है। इसकी खबर जब ऑस्ट्रिया के चांसलर को पता लगती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो किसी तरीके का खून खराबा नहीं चाहते थे और बिना किसी खून खराबे के ऑस्ट्रिया को हिटलर द्वारा इन्वेड कर लिया जाता है। उसके बाद हिटलर की नजर चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड नाम के एक शहर पर पड़ती है, जिसमें लगभग 30 लाख लोग जर्मन थे और वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री नेवल चैम्बरलिन से कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो 30 लाख लोग जर्मन है, ये तो हमारा होना चाहिए। उस शहर को उनसे मांगने की कोशिश करता है और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इसके लिए मान भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हिटलर को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिस एग्रीमेंट का नाम था मुनिक एग्रीमेंट, जिसके अंदर लिखा गया था कि हिटलर अब किसी भी प्रकार का इस देश में कोई और हमला नहीं करेगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं छेड़ेगा। और हिटलर इस बात को खुशी खुशी मान भी जाता है, लेकिन 6 महीने भी नहीं लगते इस मुनिक एग्रीमेंट को उसे तोड़ने में। सितंबर 1938 में ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसे हिटलर द्वारा मार्च 1939 में तोड़ दिया जाता है और वह उस पूरे चेकोस्लोवाकिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। और अगली नजर उसकी पोलैंड देश पर जाती है और हिटलर बड़ा ही चालाक था, इसलिए उसने रूस से पहले ही एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया था, जिसके अंदर अगर वह पोलैंड पर हमला करता है तो उसे रूस से कोई खतरा नहीं था कि रूस उस पर अटैक करेगा, क्योंकि उसने रूस के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट पहले ही साइन कर रखा था। और 1 सितंबर 1939 को 10 लाख जर्मन ट्रूप पोलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। इस चीज को देखते हुए यूके और फ्रांस सोचते हैं कि ये एक एक करके सब देशों को इन्वेड कर लेगा और वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा भी नंबर आएगा। और यूके कहता है कि अगर हिटलर ने पोलैंड पर इन्वेजन किया तो हम जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन इस चीज को हिटलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है और यूके ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर देता है जर्मन के खिलाफ। बाद में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा भी जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ था, इसे फेनी वॉर करके बुलाया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि झूठ मूठ की वॉर। और उन्होंने वॉर तो डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन पोलैंड को अभी कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिला था। 8 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर कब्जा कर लिया जाता है। जर्मनी की एक स्ट्रेटजी थी जिसे ब्लिट्जक्रीग करके बुलाया जाता था। ब्लिट्ज का जर्मनी में मतलब है कि लाइट की स्पीड से वो इतनी तेजी से हमला करता था कि दूसरे देशों को सोचने के लिए मौका तक नहीं मिलता था। 40,000 टैंकों और हजारों बॉम्बर और लाखों सैनिकों की मदद से वह इतना लाइट स्पीड से अटैक करता था कि दूसरे देश को सोचने के लिए मौका तक नहीं मिलता था और वो उस पर इन्वेजन कर देता था। कई रिसर्चर्स का मानना है कि हिटलर अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए उन्हें ड्रग्स भी दिया करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, ड्रग्स का नाम है पेविटिन, जिसे आज के टाइम पर हम क्रिस्टल मेथ के नाम से भी जानते हैं। आधे पोलैंड को जर्मनी द्वारा इन्वेड कर लिया जाता है, लेकिन आधे पोलैंड को रसिया द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, क्योंकि रसिया कहता है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है और उसे हमने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। और पोलैंड के 2 हिस्से हो जाते हैं। पोलैंड को इन्वेड करने के बाद सोवियत संघ को खतरा होता है कि कहीं वो अगला निशाना फिनलैंड को ना बना ले, इसलिए जोसेफ स्टालिन फिनलैंड के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जो कि करीब 2 महीने जंग चलती है, जिसमें कि फिनलैंड की सेना कमजोर पड़ने के कारण फिनलैंड ये वॉर हार जाता है और 11% हिस्सा रसिया को देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हिटलर की नज़र नॉर्वे और डेनमार्क के देशों पर थी, जो कि छोटे देश थे और उस हिटलर की सेना का सामना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए 9 अप्रैल 1940 को नॉर्वे की सेना भागकर लंदन में अपनी जान बचाती है और नॉर्वे में हिटलर द्वारा पपेट सरकार बनाई जाती है। और इन सब चीजों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन 10 मई को अपनी कुर्सी से रिजाइन दे देते हैं और उनका कहना था कि मैं इस सब को देखते हुए भी किसी देश को नहीं बचा पाया। State of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. और के बाद यूके की पीएम की कुर्सी मिलती है विंस्टन चर्चिल को। सेम डे 10 मई 1940 को जर्मनी द्वारा फ्रांस पर हमला किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि फ्रांस द्वारा 450 किलोमीटर लंबी एक वॉल अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर बना दी जाती है। और हिटलर बड़ी ही चालाकी से फ्रांस के बॉर्डर के बीच में जो जंगल था उसमें से अपनी सेना को एंटर कराता है
और फ्रांस ये चीज कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इस जंगल से होकर भी हिटलर की सेना आ सकती है। 40,000 टैंक और लाखों सैनिकों की मदद से हिटलर उस जंगल को पार कर जाता है। लेकिन जब फ्रांस के सैनिक इस चीज को देखते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं और वो 3 तरफ से घेर लिए जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हम 3 तरफ से घिर चुके हैं तो उनके लिए लास्ट रास्ता बचता है डनकर्क बीच, जिस पर कि 4 लाख एलाइज ट्रूप फंसे हुए थे। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो जर्मनी के साथ से लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें एक्सिस पावर कहा जाता था और जो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें एलाइज पावर कहा जाता था। और उन 4 लाख जर्मन ट्रूप्स को बचाने के लिए 26 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन डायनामो। 4 जून 1940 को 3.5 लाख एलाइज ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। 22 जून 1940 को फ्रांस जर्मनी के सामने सरेंडर कर देता है। अब यूरोप में केवल 3 देश बचे थे, जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन। क्योंकि सोवियत संघ के साथ हिटलर ने पहले ही एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया हुआ था, तो केवल अकेला ब्रिटेन बचता है जो कि जर्मनी के खिलाफ खड़ा होता है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जो नुकसान हुआ उसे देखते हुए अमेरिका इस युद्ध से अपने हाथ पीछे कर लेता है। अब अकेला ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। कुछ महीनों बाद जर्मनी ब्रिटेन पर भी हमला कर देता है और फुल इन्वेजन करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिटेन पर उसे सफलता नहीं मिलती है और उसे वापस आना पड़ता है और वह ब्रिटेन से बाद में निपटने को सोचता है और वह फिर उसके बाद अमेरिका और रूस पर हमला कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका से तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसने अमेरिका पर हमला क्यों किया? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, जिसकी मदद करने के लिए वह अमेरिका पर हमला करता है, पर उसका मुंहतोड़ जवाब अमेरिका उसे देता है। और 6 जून 1944 को ब्रिटेन और अमेरिका जर्मनी में अपनी सेना को घुसा देते हैं। उससे पहले 1943 में वे उसके साथ ही इटली देश को हराकर वहां के तानाशाह मुसोलिनी को भी पकड़ लेते हैं। जर्मनी की हार को देखते हुए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुद की गोली मारकर हत्या कर लेता है। हालांकि इसका कारण किसी को ठोस सबूतों पर नहीं पता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया जाता है, जिसमें कि लगभग 2 लाख लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी जापान सरेंडर नहीं करता है। फिर 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया जाता है, जिसमें कि लाखों लोगों की जानें जाती हैं और इसी के साथ जापान सरेंडर कर देता है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो जाता है और एक्सिस पावर बुरी तरीके से हार जाते हैं और एलाइज पावर की जीत होती है। धन्यवाद।